हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों से हमारा जो सब्जेक्ट है IMED यानी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसकी जो क्लासेस है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं और आप सभी को समझ में आ रही होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये बेसिकली थ्योरी का सब्जेक्ट है हमारा, और इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा जो चैनल है, जो एम पॉली आपका चैनल है, उस पर आपकी क्लासेस चल रही हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है आपकी सभी क्लासेस जो IMED आपका सब्जेक्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और जो हमारे नए बच्चे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वो सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, आपको कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों IMED, इसमें हमारी काफी क्लासेस हो चुकी हैं। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और आप अपनी सभी क्लासेस को वहां से देख सकते हैं। और आपका जो ये सब्जेक्ट है बच्चों, बेसिकली इस सब्जेक्ट में मैंने अभी आपको बताया थियोरेटिकली सब्जेक्ट है। तो आप जो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, आप उसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से उसको बनाइए, अपने नोट्स को सुंदर करके बनाइए। और यहाँ पर जब आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं पर आपके प्रैक्टिस सेशंस भी चलाए जाएंगे। एग्जाम टाइम पर आपकी बिल्कुल प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी इस सब्जेक्ट के बारे में। इसके अलावा आपके जो बच्चों अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका मशीन डिजाइन या आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं हमारे, वो भी बच्चे हमारी एप्लीकेशन है एम पॉली, उसको डाउनलोड कर लीजिए और आपके कोर्सेज वहां पर है, अवेलेबल है। आप एनरोल कीजिए कोर्सेज को और अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, बेसिकली किस चीज पर रहने वाला है वो डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बैरियर्स के बारे में, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। इससे पहले जो हमारे लेक्चर रहे थे उसमें हमने आपका एंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे एंटरप्रेन्योर कौन कौन से टाइप के होते हैं। क्योंकि बच्चों आप सभी इन फ्यूचर कुछ ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेगा या स्टार्ट करेगा तो वही कहलाता है हमारा एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको बताया भी था, एक नया आइडिया होता है, बिजनेस सेटअप करता है और वही क्या कहलाता है, हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है और उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है अपने बिजनेस को। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन से हमारे टाइप के होते हैं ये पढ़ा था हमने। आपका रूरल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, अर्बन एंटरप्रेन्योर किसे कहा जाता है, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होता है, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कौन होता है। तो आप किस फील्ड में वर्क करेंगे बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस लेक्चर को जरूर से देखें। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, बाधाएं क्या आती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, आपको मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलती है। तो ये जो बच्चों आपका सब्जेक्ट चल रहा है, इस सब्जेक्ट में जो आपका ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये समझ लीजिए आप इसकी बैकबोन है, इसमें से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जरूर से बहुत डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और लास्ट टाइम में मैं आपको मेजर पॉइंट्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, उद्यमिता में बाधाएं यानी बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एक उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर 1 जो आपकी है बच्चों वो है आपकी तकनीकी बाधाएं यानी टेक्निकल बैरियर्स। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, टेक्निकल बैरियर्स को यहाँ रखा गया है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं आपके बैरियर्स के, लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका टेक्निकल बैरियर्स। लघु उद्योग के स्वामियों अर्थात उद्यमियों द्वारा उनके उद्योग के लिए बाजार में आने वाली नित नई मशीनें एवं उन्नत तकनीकी का प्रयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो हमारे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनके द्वारा उद्योग में, बाजार में क्या होता है, हर टाइम बाजार के अंदर कुछ नया हो रहा है, मार्केट के अंदर हमेशा कुछ नया हो रहा है। आप जिस बिजनेस में भी है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है उसमें आपका जो है टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व होती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है, आपका टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व होती चली जा रही हैं। अगर आप उन मशीनों का यूज करना नहीं जानते हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं जानते हैं जो आपके बिजनेस या आपके वर्क से रिलेटेड है, तो आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। ठीक है, तो नित नई मशीनें और उन्नत तकनीकी का प्रयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, कुछ पुराने लोग हैं
ठीक है, वो बिजनेस करे चले जा रहे हैं, अपने काम में एक्सपर्ट है वो, ठीक है, मान लीजिए हाथ से काम करने में एक्सपर्ट है। जैसे पुराने टाइम में हम देखते थे जो मशीनें होती थी ना, जैसे फैन की मोटर्स होती थी या हमारा जो ट्यूबवेल होता है उनकी मोटर्स होती थी, तो उसको हाथ से बांधता था मैकेनिक, क्या करता था उसको हाथ से कॉपर वायर लेता था और उसको इस तरीके से बांधता चला जाता था। हम देखते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था वो देखना भी। लेकिन अब क्या है, अब मशीनरी आ गई है, मशीन के अंदर वायर लगता है और उसको रोल किया जाता है इस तरह से, और क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या होता है बाइंडिंग होती चली जाती है हमारी मोटर। तो यही क्या है संभव नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त वह अपने निर्माण प्रक्रियाओं में सतत सुधार लाने में भी सफल नहीं हो पाते। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक सस्टेनेबल प्रोसेस है, जो निर्माण प्रक्रिया है, उसमें भी क्या है वो क्या कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इस तरह की तकनीकी बाधाओं से उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अब मान लीजिए आप सस्टेनेबली कोई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको नहीं चला पा रहे हैं, या कुछ नई टेक्निक आई है उसको यूज नहीं कर रहे हैं आप, और आप क्या है अपने बिजनेस को वैसे ही चला रहे हैं जैसे पुराने टाइम में चल रहा था, तो उसमें क्या होगा, आपको दिक्कत तो होगी, बाधाएं आएंगी, जिससे क्या होगा आपकी गुणवत्ता इफेक्ट होगी, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, इफेक्ट तो होगी बिल्कुल भाई। उससे मशीन का यूज करके एक पर्सन जो है वो कुछ एडवांस काम कर रहा है, और आप मशीन का यूज नहीं करके हाथ से ही वो काम कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि बढ़ाई का काम हो गया, ठीक है, बढ़ाई क्या करता है, एक बढ़ाई तो हाथ से डिजाइन बना रहा है और एक बढ़ाई मशीन से राउटर वगैरह का यूज करके डिजाइन बना रहा है, तो किसका डिजाइन बढ़िया होगा, जाहिर सी बात है जो मशीन का यूज कर रहा है और राउटर का यूज कर रहा है उसका डिजाइन बढ़िया होगा। तो इससे क्या होता है गुणवत्ता में भी क्या आएगा, इफेक्ट आ जाएगा, तथा बाजार में उत्पाद को आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी। यानी जैसा आप चाह रहे थे मेरे प्रोडक्ट को सक्सेस रेट मिले, वो सक्सेस रेट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका टेक्निकल बैरियर। यानी जब भी मार्केट के अंदर नई टेक्नोलॉजी आती है आप उसका यूज नहीं कर पाते हैं, या कुछ नई तकनीक डेवलप होती है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अपने ओल्ड जो आपके ट्रेडिशनल जो वेज हैं उन्हीं का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या है, आप जो चाह रहे थे सफलता वो आपको नहीं मिल पाएगी। बेसिकली ये होता है टेक्निकल बैरियर। अगर मैं इसको और एक हल्के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक छोटी कंपनी है, ठीक है, और वो छोटी कंपनी क्या करती है, अपना माल फॉरेन जो कंट्री है उनमें एक्सपोर्ट करना चाहती है, फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहती है। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ इसके अलावा सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको करने ही करने पड़ते हैं, मेजर होते हैं ना सभी कंट्रीज में कि भाई ये रूल है, इनको फॉलो कीजिए आप। और आपकी जो कंपनी है वो क्या करती है, उनको पूरा नहीं कर पा रही है, उनकी जो कंडीशन है, उनके जो स्टैंडर्ड्स है उनको पूरा नहीं कर पा रही है। क्या आप अपना माल एक्सपोर्ट कर पाएंगे उस कंट्री में? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनका स्टैंडर्ड्स था, जो सर्टिफिकेशंस था, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यही कहलाएगा आपका टेक्निकल बैरियर, यही कहलाता है आपका टेक्निकल बैरियर। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फूड है, खाना है हमारा, तो कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, फूड के सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। भाई हम इस स्टैंडर्ड के, अगर आपका फूड है, आप अगर बेचना चाह रहे हैं हमारी मार्केट में, तो हमारे स्टैंडर्ड ये है, उस कंट्री ने तय कर रखे हैं, और आप उस स्टैंडर्ड को आपकी कंपनी मीट नहीं कर पा रही, पूरा नहीं कर पा रही है, तो क्या आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे? आप बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। तो यही कहलाता है आपका टेक्निकल बैरियर। यानी जहां भी आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, यानी किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी या कोई भी मोड है जिसमें आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर भी, अगर आप दूसरी कंपनी के साथ स्टैंडर्ड्स, उनके जो एथिक्स हैं, उनकी जो वैल्यूज है, जो भी चीज है, अगर आप उनको पूरा कर पा रहे हैं तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। यही कहलाता है आपका टेक्निकल बैरियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल बैरियर्स, यानी आपकी वित्तीय बाधाएं। वित्तीय बाधाएं क्या होती हैं? किसी भी लघु उद्योग के संचालन में वित्तीय बाधा एक प्रमुख समस्या है। यानी कोई भी एक छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक क्या है, मेजर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अपनी वित्तीय समीक्षाओं के कारण लघु उद्योग गुणवत्ता का वह स्तर बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, निरंतरता, आपने एक क्वालिटी सेट की, एक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड सेट किया, लेकिन क्या है, आप अगर आपके सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई ना, तो आप उस स्टैंडर्ड को गिरा देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो बड़े उद्योग आसानी से हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसके अपोजिट अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड बनाए रखना है, बड़े उद्योग क्या करेंगे, उसको आसानी से कर लेंगे क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है,
इसके परिणाम स्वरूप वे बाजार में पिछड़ जाते हैं। इसी वजह से जो छोटे उद्योग होंगे वो क्या होंगे, बाजार में पिछड़ जाएंगे और बाजार के एक सीमित वर्ग की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। एक लिमिटेड जो पर्सन्स हैं उन्हीं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। यानी मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड लो है, तो उस लेवल पर जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है उस लेवल पर जो लोग आते हैं वही उस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। जो हाई लेवल है या उससे ऊपर के लेवल के लोग हैं वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है, तो फाइनेंशियल बैरियर्स इसे ही कहा जाता है। मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे भी हम कंपनी ले लेते हैं या कुछ भी ले लीजिए, कोई छोटी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, ठीक है। अब वो क्या करती है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाना चाहती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए वो क्या करेगी, उसको जो है शिपिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा। भाई माल को अगर एक देश से दूसरे देश में भेजना है तो समुद्र के जरिए ही जाता है, क्योंकि पानी जो है एक बेटर सोर्स है माल को भेजने का। उसमें क्या होता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, आपको टैरिफ्स भी देने पड़ेंगे, भरने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको क्या है, करेंसी चेंज करेंसी जो चार्जेस होते हैं वो भी देने पड़ेंगे, करेंसी एक्सचेंज चार्जेस, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। भाई भाड़ा भी देना है सामान का, शिपिंग का चार्ज भी देना है, करेंसी जो कन्वर्ट हो रही है उसका चार्ज भी देना है। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो क्या है, वो बहुत महंगे हैं। तो जो एक छोटी कंपनी है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो छोटी कंपनी थी, क्या वो उसको बर्दाश्त कर पाएगी? वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आपके एडिशनल चार्जेस हैं। तो जब आपकी कंपनी एडिशनल चार्जेस नहीं दे पाएगी तो उससे क्या होगा, क्या आप अपना मार्केट में बेच देंगे माल इंटरनेशनल मार्केट में या दूसरी मार्केट में भेज पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भेज पाएंगे सर, सीधी सी बात है। भाई जब आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं एडिशनल चार्जेस, आपकी कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री में अपना माल भेज पाओ, तो आप कैसे अपने दूसरी कंट्री में या दूसरी मार्केट में अपना माल बेच दोगे? तो बिल्कुल भी नहीं बेच पाएगा। तो यही कहलाता है आपका फाइनेंशियल बैरियर। जबकि बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, उन्हें पैसों की दिक्कत ही नहीं होती है, तो वो शिपिंग चार्जेस भी दे देंगी, वो टैरिफ्स भी भर देंगी, इसके अलावा वो आपका जो मनी एक्सचेंज चार्जेस है वो सारे के सारे दे देंगी। तो इसीलिए जो बड़ी कंपनियां होती है वो टिकी रहती हैं और छोटी कंपनियां ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन होती है छोटी कंपनीज की, वो क्या होती है, लो होती है। तो यही कहलाता है बच्चों आपका फाइनेंशियल बैरियर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल बैरियर्स क्या होता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने भी लोकल में एक पर्सन था, उसकी मैंने एक कहानी सुनी। बैठा था मैं, एक दोस्त है हमारे, उनके पास बैठा था। तो वहां पर क्या चल रहा था, आपस में बात चल रही थी। तो उनमें से एक कहने लगा कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और मुझे जो है लॉस आ गया। तो मैंने पूछा भाई क्यों आ गया लॉस आपको? तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत ये आई, मतलब मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने बेसिकली खाने का कुछ बिजनेस था उनका, वो स्टार्ट किया था। तो शुरू में तो उन्होंने क्वालिटी रखी, बढ़िया क्वालिटी थी उनके खाने की, कस्टमर्स भी बढ़िया आ रहे थे उनके पास में। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, थोड़ी सी परेशानी आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो खाने का टेस्ट था उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। अब क्या हुआ, जो कस्टमर जिनको पसंद आया था वो सारे के सारे धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। इसी तरीके से धीरे धीरे उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो क्वालिटी थी उससे कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और जब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा, भाई मुझे अगर कोई किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आता है और मैं वहां पर जाता हूं, तो पहली बार में मुझे खाना पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, तो मैं दोबारा भी जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम भी अपने दोस्तों को भी लेकर जाऊंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा। अगर मुझे वो टेस्ट फिर से नहीं मिलता तो फिर क्या मैं वापस वहां पर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि मैं टेस्ट की वजह से तो वहां पर दोस्तों को भी लेकर गया था। तो यही कहलाता है आपका फाइनेंशियल बैरियर। उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आई पैसों की वजह से, उन्हें थोड़ा सा लॉस हो गया, यानी जो उन्होंने लगाया था, इन्वेस्ट किया था, तो उसका रिटर्न जो था वो कम आया, तो उन्होंने कॉस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जिसकी वजह से उनका क्या हुआ, बिजनेस ठप हो गया दोबारा से। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में क्या हुआ, खत्म हो गया उनका बिजनेस। तो यही कहलाता है आपका फाइनेंशियल बैरियर। यानी आप मार्केट में क्या करते हैं, जिसके कारण उद्योग की गुणवत्ता स्तर बनाए रखने में क्या हो जाता है, वो असफल हो जाता है। अगर गुणवत्ता स्तर बनाए रखने में आप असफल हो जाते हैं तो आपका बिजनेस सफल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। या फिर जिस लेवल के वहां पर जो लोग हैं, उस मान लीजिए जिस लेवल का आपका बिजनेस है, तो उसी लेवल के लोग उसको यूज कर पाएंगे, उससे फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए नंबर थर्ड हमारा रहने वाला है हानि बर्दाश्त करने की सामर्थ्य, यानी लॉस्ट बियरिंग कैपेबिलिटी। हानि बर्दाश्त करने की जो सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, उसको समझते हैं। किसी लघु उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, भाई कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक उद्यमी अपनी सारी पूंजी तो उद्योग में लगा ही देता है, साथ ही विभिन्न स्रोतों जैसे बैंक, वित्तीय निगमों, साहूकारों अथवा रिश्तेदारों से भी पैसे लेकर उद्योग में लगा देता है। बिजनेस में करता है भाई आदमी, जब बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो चारों तरफ से जहां जहां से उसके पास रिसोर्सेज होते हैं सबसे पैसा लगाकर बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, लगा देता है, जिसका बहुत अधिक ब्याज भी चुकाना होगा। भाई ब्याज पर अगर पैसा लिया है तो ब्याज भी चुकाना होगा, ठीक है, होता है। ऐसे में अगर उद्योग की स्थापना के शुरू के वर्षों में आशातीत सफलता ना मिल पाए, अगर जो उसने सोचा है स्टार्टिंग ईयर्स में कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूं और मुझे इतना प्रॉफिट एटलीस्ट होना चाहिए, और वो ना मिल पाए उसको, ठीक है, तो उद्यमी निराश हो जाता है। उतना ना मिला तो क्या होगा, जाहिर सी बात है निराश होगा। यदि उद्यमी में हानि बर्दाश्त करने की सामर्थ्य नहीं है, अगर उसके अंदर लॉस को बेयर करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो स्थिति इस हद तक बिगड़ सकती है, किसी उद्योग को हानि के कारण बंद करना पड़ सकता है। स्थिति किस हद तक बिगड़ सकती है, यानी आपका वो बिजनेस आपको बंद करना पड़ सकता है इस हद तक। ऐसे में उद्यमी का मानसिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है। ऐसे में मेंटली क्या है, उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मेंटली उसको प्रिपेयर रहना चाहिए। जब मैंने आपको एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज के बारे में बताया था तो ये पॉइंट भी उसमें मैंने आपको मेंशन किया था। जिन बच्चों ने उस लेक्चर को देखा उनको पता होगा, ठीक है। तो मेंटली क्या होता है, प्रिपेयर होना पड़ता है पहले से ही। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी क्या है, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट होगा तो लॉस भी तो झेलना पड़ेगा, तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ डिटेल में आपको बताया गया, मैं इन शॉर्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, यानी लॉस बेरिंग कैपेबिलिटी होती क्या है। तो इसको आप एक हल्का सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो नए मॉडल का मोबाइल क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक नए मॉडल का आपका जो था मोबाइल लॉन्च किया। अब उस मोबाइल लॉन्चिंग के बाद क्या हुआ, सभी को पसंद भी आ रहा था, लेकिन 1-2 महीने के बाद ऐसा हुआ कि उसमें बैटरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो अब कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर तो भैया फोन को वापस लेकर आएंगे। अब जब कस्टमर फोन को वापस लेकर आएंगे तो कुछ ऐसे होंगे रिप्लेसमेंट की भी डिमांड करेंगे कि भाई रिप्लेस करो या वापस करो। अब क्या होगा, अगर कंपनी लॉस बेयरिंग कैपेबिलिटी रखती है तो वो क्या करेगी, उनको नया फोन प्रोवाइड करा देगी और उसके बाद अपना काम ऐसे ही चलाती रहेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था, जो उसका बजट था, वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। तो इसीलिए उसने क्या है, उस लॉस को झेल लिया, उस लॉस को क्या कर लिया, बर्दाश्त कर लिया। तो इसे ही कहा जाता है लॉस बेयरिंग कैपेबिलिटी। अगर मान लीजिए वो कंपनी इतनी स्टेबल ना होती, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन और जो उसका बजट था अगर स्ट्रॉन्ग ना होता, तो क्या वो झेल पाती, बिल्कुल भी नहीं, तो वो डूब जाती कंपनी। तो इसी को कहते हैं लॉस बेयरिंग कैपेबिलिटी। यानी जब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक बैकअप, एक बजट ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर लॉस भी हो तो आप उसको संभाल पाए। आपका बिजनेस फिर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा, अगर आप एक बार उसको बियर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लॉस बेयरिंग कैपेबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नंबर 4 है आपका संगठनात्मक बाधाएं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। प्राय किसी लघु उद्योग की स्थापना 1 या 2 व्यक्ति द्वारा की जाती है। भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, या तो सिंगल पर्सन स्टार्ट करेगा, या 2 पर्सन या ग्रुप स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उद्योग के समस्त कार्य जैसे कच्चे माल का क्रय, जो कच्चा माल है उसको खरीदना, उसका उत्पादन का प्रोसेस का निरीक्षण, ठीक है, और उत्पाद की गुणवत्ता का नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, ठीक है। मार्केटिंग कौन करेगा, बिक्री कैसे होगी, भंडारण व्यवस्था, स्टोरेज का जो प्लेस है वो कैसा होगा, आदि उद्यमों द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो ही करते हैं, ठीक है। लघु उद्योग की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं होती कि क्रय विक्रय उत्पादन वित्त मार्केटिंग आदि विशिष्ट व्यक्तियों का नियोजन कर सके। यानी कहने का मतलब यह है, जब कोई एक छोटा उद्यमी है, जो हमारा एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास बेचारे के इतनी कैपेबिलिटी थोड़ी है कि वो अपना जो है हमारा सेल्स के लिए अलग पर्सन रखेगा, प्रोडक्शन के लिए अलग रखेगा, इसके अलावा मार्केटिंग के लिए अलग रखेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, भाई बिजनेस ही छोटा है बेचारे का, तो वो क्या करेगा, ठीक है। इन समस्त कार्यों की जिम्मेदारी उद्यमी या उसके नियोजित किसी व्यक्ति की ही होती है। एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी होगी, या उसने जिसके साथ में शुरू किया है, किसी को उसने रखा है, किसी एक पर्सन को, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होती है।
इस संगठनात्मक बाधा से उद्योग के संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये कमियां होंगी तो दिक्कत तो होगी ना थोड़ी सी, ठीक है। तथा उत्पाद की गुणवत्ता तथा उत्पादकता भी अच्छी नहीं रहती। अब जब ये सारी चीजें नहीं होगी तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी कम होगी और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम होगा। भाई लेबर अगर आपके पास कम है, काम करने वाले लोग आपके पास कम है, आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, तो भाई वैसी ही प्रोडक्टिविटी होगी। तो इसी चीज को कहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक या दो लोग मिलकर उसको काम करते हैं, काम को चलाते हैं और काम वो बड़ा करना चाहते हैं, जितना बड़ा वो करना चाह रहे हैं उसके लिए लोग भी तो चाहिए होंगे। अब अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में उतने लोग नहीं है तो आपकी काम की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और प्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हल्का सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी में एक तो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है और एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, तो दोनों के बीच में एक दिक्कत है कम्युनिकेशन की। दोनों में कम्युनिकेशन की कमी है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केटिंग की जो टीम होती है वो नए प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट वगैरह और इसके अलावा जो पॉलिसीज होती हैं उन पर काम करती है, उनको बनाने का काम करती है मार्केटिंग टीम। लेकिन क्या होता है, जो सेल्स टीम होती है उसको जो प्रोडक्ट जो एडवर्टीजमेंट है नए प्रोडक्ट का, जो डिटेल्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको देर से बताती है। कौन? मार्केटिंग टीम सेल्स टीम को देर से बताती है सारी चीजों के बारे में। अब दिक्कत क्या होगी, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा और वो कस्टमर्स को बताएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में सेल्स टीम वाले, तो उसमें क्या होगा, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जरूर मिस होगी क्योंकि बताया ही लास्ट टाइम में गया है डिटेल्स के बारे में उस प्रोडक्ट की। तो उससे क्या होगा, उससे उस प्रोडक्ट की सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। उस प्रोडक्ट की सेल्स पर इफेक्ट पड़ना बिल्कुल पक्का है। तो यही कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यही कहलाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि आपकी जो कंपनी है उसमें आपकी जो मार्केटिंग और जो आपकी सेल्स टीम है, यानी आपकी जो कंपनी है उसमें कम्युनिकेशन की क्या है, दिक्कत है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट हो रहा है और आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ा। यही कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यानी जब किसी भी तरह की किसी भी कंपनी में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अगर उनके बीच में ठीक से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होगा ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा बच्चों आपका, एक तो हमने पढ़ा आपका टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर किसे कहा जाता है, तकनीकी बाधा किसे कहा जाता है। तकनीकी बाधा आपकी वो बाधा कहलाती है जब आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी देश के साथ अपना व्यापार करना चाहते हैं और उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपका टेक्निकल बैरियर आ जाएगा। फाइनेंशियल बैरियर मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल बैरियर क्या होता है, आप पैसा जो है लगाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आपकी कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। छोटा बिजनेस है तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होने जरूरी है, ठीक है। हानि लॉस बेयरिंग कैपेबिलिटी क्या थी, लॉस बेयरिंग कैपेबिलिटी में मैंने आपको बताया, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए और आपको अगर लॉस हो भी जाए तो आप उसको झेल जाएं, ठीक है, बेसिकली। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में मैंने आपको बता दिया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की अगर दो अलग डिपार्टमेंट है और उनके बीच में किसी भी तरह का कुछ भी अनबन हो रही है, ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिए, वरना ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट होगा ही होगा और आपकी सेल्स पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर जो था बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी बच्चे मेहनत करते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। तो इसी तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन में मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।